आज हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि कैसे सेटअप करना है मंगोडीबी को अपने कंप्यूटर में। मंगोडीबी एक नो एसक्यूएल कैटेगरी का डेटाबेस है, या जिसमें एसक्यूएल की क्वेरी नहीं काम करती है। बाकी जो एसक्यूएल का डेटाबेस होता है उसमें एसक्यूएल की क्वेरी काम करती है। तो हम लोग है ना, यहाँ पर सबसे पहले स्विच जो करने वाले हैं वो ये है कि हमको मंगोडीबी चाहिए। तो हम सर्च करेंगे मंगोडीबी, गूगल पे सर्च कर लेंगे। मंगोडीबी का एक ऑफिशियल वेबसाइट है mongodb.com करके, वहां पे आ सकते हैं। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर में दो चीज एक साथ। एक है उसका सर्वर और उसका एक कंपास, जो उसके एक्सेस करने के लिए, डेटाबेस का इस्तेमाल करने के लिए आता है। तो आपको क्या करना है, अपने यहाँ पर रिसोर्स या प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा डेटाबेस। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कंपास है। तो आप बेसिकली यहाँ पे डेटाबेस में जाएंगे और क्लिक करेंगे और आपको डाउनलोड के पेज पे मिल जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे और एक मिनट में देख लेता हूँ। और ट्राई फ्री में भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये तो ऑनलाइन वाला है, ये क्लाउड वाला है। कोई बात नहीं। सोल्यूशन रिसोर्स कंपस कम्युनिटी एडिशन, ये यहाँ नीचे लास्ट में कम्युनिटी एडिशन में जाएंगे और ये डाउनलोड कम्युनिटी पे क्लिक करेंगे। देखिए कम्युनिटी एडिशन ही फ्री है, ये माइस्क्यूएल की तरह डेटाबेस कंप्लीट फ्री नहीं है। कम्युनिटी पे जाएंगे और कम्युनिटी में सर्वर डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आपको मिलेगा एक zip फाइल, जो कि अपने वर्जन को सिलेक्ट कीजिएगा, प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कीजिएगा और पैकेज को एमएसआई करके डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपली एमएसआई फाइल होगा, वो डाउनलोड होने लगेगा जैसे मेरा हो रहा है। इसके बाद इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, इसमें कंपास इंस्टॉल हो जाता है साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, होने देते हैं डाउनलोड, मिलते हैं डाउनलोड के बाद। डाउनलोड हो चुका है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट करके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। देखो ये कंप्लीट पे क्लिक करना, कंप्लीट के अलावा कोई दूसरा नहीं, ये बाकी सब सेटअप किया हुआ रहता है। नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और इंस्टॉलेशन पे लगा देना है। ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होने देते हैं, तब तक हम लोग एक प्रोजेक्ट नेक्स्ट जेएस पे इंस्टॉल कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे बनाते, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। जैसे राइट क्लिक करके आ जाएगा ये टर्मिनल, और इस टर्मिनल पे लिख डालेंगे अपना प्रोजेक्ट का नाम, npx create next ऐप। ठीक है, नेक्स्ट ऐप बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे। तो हम यहाँ पे फोन बुक नाम रख लेंगे। ठीक है, फोन बुक। ठीक है, फोन बुक नाम रखने के बाद हम इसमें एंटर करेंगे और सिंपली हम मेरा फोन बुक एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन प्रोसेस में चला जाएगा। तब तक हमको ये देखना है कि मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है। ये टाइप स्क्रिप्ट वगैरह पूछ रहा है, हम इसको अपना डिफॉल्ट सेटिंग बता दिए। और ये देखो यहाँ फोन बुक नाम का फोल्डर बन गया है, तो वीएस कोड में ओपन कर। सिंपल तरीका है, आसान सा तरीका। ये देखो, ये है कम्प्लीटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन का काम। ये हमसे कुछ यस नो पूछ रहा है, इसको यस कर देते हैं। मंगोडीबी को इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक हम लोग अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे। देखो ये हमको कह रहा है कि आपका जो मंगोडीबी सर्वर है वो पहले से चल रहा है, तो हमें कि क्या करना है, क्लोज करना है। हम हाँ कर दीजिए, सेटिंग डाउन। वो हमको क्योंकि मेरा पहले से इंस्टॉल था तो मैं जस्ट अपडेट कर रहा हूँ। तब तक ये इंस्टॉलेशन का भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे अपने प्रोजेक्ट में। अपने प्रोजेक्ट में ना, अगर आप चाहते हैं कि आप मंगोडीबी की यूज करें तो आप डायरेक्ट मंगोडीबी को यूज कर सकते हैं, बट आप एक ओआरएम को भी साथ में रख सकते हैं। ओआरएम रखने से आपका जो क्वेरी लिखने का अंदाज है वो माइस्क्यूएल जैसा हो जाएगा, यानी जो आप माइस्क्यूएल में पढ़ाई की है वो आपको मंगोडीबी में वो फील दे देगा सेम कुछ। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं मोंगूज। मोंगूज यहाँ पर एक ओडीएम सिस्टम है, जिसको हम ओआरएम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे टेबल नहीं है, रिलेशन नहीं है। ओआरएम का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मॉडल। तो वो रिलेशन में काम करता है। रिलेशन मतलब डीबीएमएस में डेटाबेस, या सॉरी टेबल, रिलेशन मतलब टेबल। यहाँ पे चूंकि डॉक्यूमेंट कहलाता है वो, इसलिए वो ओडीएम हो जाता है, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मॉडल। तो ये ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मॉडल एक मंगोडीबी के साथ काम करने वाला एक बेहतरीन तरीका है, जिसमें हम लोग लगभग लगभग टेबल स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। उसके अंदर कॉलम बनाना है, डेटा क्या डालना है, वैलिडेशन करना है, ये सारी चीजें मंगूज संभाल लेगा। ठीक है, तो अपने कंप्यूटर अपने प्रोजेक्ट में बेसिकली आपको मंगूज इंस्टॉल करना होगा, तभी आप मंगूज को इस्तेमाल कर सकते हैं। घबराने वाली बात नहीं है, ये 100% मंगोडीबी के ऊपर ही बेस्ड है। यानी मंगोडीबी का कनेक्शन मंगूज ले लेगा और आपके प्रोजेक्ट में सारा काम मंगूज करेगा मंगोडीबी के बिहाफ में। तो आप मंगोडीबी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करके बीच में आप क्या कर रहे हैं, एक और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। मंगोडीबी के बीच में मंगूज आ रहा है। ठीक है, तो ये ओडीएम सिस्टम आपको काम करेगा, बहुत मजेदार होगा। तो हम लोग क्या करेंगे,
इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन है, रीड द डॉक्स। तो ये डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअल में वो जगह होती है जहाँ से आपको सब कुछ पढ़ना होता है। तो आपको अपना इंस्टॉलेशन का जो तरीका है वो पहले से पढ़ लेना है। तो यहाँ क्विक स्टार्ट में जाएंगे और यहाँ देखिए npm install mongoose digest। सेव का मतलब होता है कि इसको हमेशा परमानेंट सेव रखो। तो बेसिकली हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये कमांड हमको चलाना है कहाँ है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो बेसिकली जैसे बाकी चीजें इंस्टॉल करते हैं वैसे ये भी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस लगा दिया और एंटर मार दिया, ये मंगूस को इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। मंगूस को इंस्टॉल करने के बाद आप पैकेज डॉट जेएसएन में अगर देखना चाहें तो आपको मंगूस दिख जाएगा यहाँ पे, देखिएगा। तो जितना भी पैकेज आप इंस्टॉल करते हैं वो सब कुछ यहाँ पे आता है। तो बेसिकली आपका जो भी इंस्टॉलेशन होता जाएगा यहाँ पे पैकेज डिपेंडेंसीज के नाम से आते हैं। आपके पहले नेक्स्ट जब आप इंस्टॉल करते थे तो आपको रिएक्ट, रिएक्ट डॉम और नेक्स्ट, ये तीनों चीज इंस्टॉल है। जैसे आप मंगो डीबी इंस्टॉल किए, देखिए इसमें ऐड हो गया, हुआ कि नहीं। तो जितना भी पैकेज आप इंस्टॉल करते जाएंगे वो सब कुछ याद रखेगा कौन, पैकेज डॉट जेसॉन। वो याद इस क्यों रखेगा, जब आप एक जगह से प्रोजेक्ट को दूसरी जगह लेके जाएंगे तो क्या क्या इंस्टॉल करना है उसको पता होना चाहिए, तभी तो आपका पूरा पैकेज काम करेगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए मंगूज डॉट मंगूज यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब आपको मंगूज के अलावा इसमें मंगो डीबी को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका मंगो डीबी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके कंप्यूटर में मंगो डीबी इंस्टॉल होना चाहिए। और हम दिखाते हैं सबसे पहले, ये सीखने की चीज है कि कनेक्शन कैसे करना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे फिनिश हो गया। इसके बाद आपको ये वाला जो सेटअप है इसको कहते हैं कंपास। ये कंपास है और ये इसके अंदर में ये यहाँ पे जो यूआरएल देख रहे हैं ये आपका यूआरएल है, कनेक्शन यूआरएल। इसी यूआरएल से आपको कनेक्शन मिलेगा, इसी यूआरएल से आप कनेक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। जब आप यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये पेज खुल रहा है। ये बगल में जो आपको पूरी लिस्ट आ रही है ये मेरे एक्चुअल में डेटाबेस है, जिसको हम लोग यहाँ पर डेटाबेस ही कहते हैं। लेकिन डेटाबेस के अंदर जब हम जाएंगे तो उसके अंदर जो डेटा बेस के अंदर टेबल होता है स्क्वल के अंदर में, यहाँ पे उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, सॉरी कलेक्शंस कहते हैं, कलेक्शंस कहेंगे। और कलेक्शन के अंदर जो डेटा होगा उसे हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। मतलब यहाँ पे टेबल को कलेक्शन बोलते हैं और रिकॉर्ड्स को यहाँ पे डॉक्यूमेंट कहते हैं। नाम बस बदल रहा है, कंसेप्ट लगभग लगभग सेम होता है। तो यहाँ पर देखिए ये बुक स्टोर है, इसके अंदर में देखिए कितने कलेक्शंस हैं। एक कलेक्शन है एड्रेसेस नाम का, उसके अंदर कितने डॉक्यूमेंट है, 4। इसका मतलब है 4 डेटा है इसमें। डॉक्यूमेंट का मतलब डेटा, ठीक है। हर डॉक्यूमेंट के अंदर प्रॉपर्टी और की होता है जो एरे के फॉर्म में होता है। तुम नोटिस कर रहोगे कि ये तुमको देखने में स्क्वल जेसॉन जैसा लग रहा होगा या ऑब्जेक्ट की तरह लग रहा होगा, वही जो तुम अब तक एरे बना रहे थे। तो मंगो डीबी जो डेटा स्टोर करता है वो टेबल के स्कीमा में स्टोर नहीं करता है, वो एरे की स्कीमा में स्टोर करता है, जेसॉन फॉर्मेट में स्टोर कर सकता है। या तुम कह सकते हो उसको, अच्छा इसका फायदा क्या होगा कि इसमें डेटा कुछ रख सकते हैं, इसमें डेटा कुछ रख सकते हैं। टेबल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हर कॉलम में सेम ही डेटा रह सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता है। खैर, हम लोग अपना कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो हम लोग को अपना डेटाबेस बनाना है, ये सब डेटाबेस को छोड़कर। तो हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे नया बन जाएगा आराम से। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। और ये जो यूआरएल है ये मुझे चाहिए होगा, ये यूआरएल मुझे चाहिए होगा कनेक्शन करने के लिए। तो कनेक्शन करने के लिए इसको कॉपी कर लेना है आपको। अगर ये खुला नहीं आपके सामने कंपास, कोई बात नहीं, अपने कंप्यूटर में COMPAS कंपास को आप सर्च कर लीजिएगा या फिर डेस्कटॉप पे जाके देख लीजिएगा। सॉरी, हो सकता है कि सर्च ना हो रहा हो, कोई बात नहीं। मैं मंगो डीबी को, देखो मंगो डीबी कंपास, ये आ गया कंपास, है ना। तो ये मंगो डीबी को सर्च कीजिएगा अपने कंप्यूटर में तो आपको वो एप्लीकेशन मिल जाएगा जो आ रहा है। ये वाला पत्ता वाला जो निशान देख रहे हैं ये उसी का आइकन है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर इसको खोल सकते हैं। खोलने के बाद आपको एक सामने यूआरएल नजर आएगा, इसको कॉपी कर लेना आपको और कुछ नहीं करना है। कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में कहीं रखना पड़ेगा आपको। कहाँ रखेंगे, ऑब्वियसली वो जगह पे रखेंगे क्योंकि ये सिक्योरिटी का रीजन है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है। कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से इसको अलग जगह पे रखेंगे। तो क्या करेंगे, एक फाइल बना लेंगे, फाइल का नाम होगा .env। डॉट का मतलब होता है छुपा हुआ फाइल, डॉट जिसकी फाइल के आगे लग जाए वो क्या है, हिडन फाइल कहलाता है। डॉट अगर आगे लगा हुआ तो env इन्वायरमेंटल फाइल, ठीक है। तो ये .env फाइल यहाँ डाल देंगे और इसमें लिखेंगे मंगो, मंगो डीबी यूआरएल, यूआरएल या यूआरआई, ठीक है। और इसके सामने ये डाल दीजिएगा, डबल कोट्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया, मतलब ये चेंज नहीं होगा आगे फ्यूचर में। तुम आगे चेंज करोगे तो ही चेंज होगा। env फाइल बनाकर इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद हमको कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन कैसे करेंगे वो देखिएगा। कनेक्शन को कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। ऑब्वियसली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किसमें है, आपके पास होगा
तो हम लोग जो ऐप के अंदर में रखने की जरूरत नहीं है, हम बाहर में कनेक्शन को रख सकते हैं। मतलब सबके फोल्डर के बाहर एक फोल्डर बना देते हैं, यूटिलिटीज। यूटिल्स मतलब यूटिलिटीज, तो डेटाबेस का कनेक्शन यूटिलिटी है, या कुछ और चीज आगे करेंगे तो वो सब यूटिलिटी होगा। इसलिए मैंने ये यहाँ पर यूटिलिटी के लिए डाल दिया। मैं यहाँ पर एक छोटा सा कंपोनेंट बना सकता हूँ, जिसका नाम रख देता हूँ कनेक्ट डीबी। डीबी मतलब डेटाबेस डॉट जेएस। एक फाइल बना लेते हैं और इसमें कनेक्शन को डालेंगे। तो कनेक्शन डालने का मतलब है ये कि हम लोग सिंपली यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे मंगूज को, क्योंकि मंगूज इंस्टॉल हो चुका है। फ्रॉम मंगूज, इंपोर्ट मंगूज फ्रॉम मंगूज, मंगूज मॉड्यूल से मंगूज को बुला लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट कर देना है एक असिंक्रोनस। असिंक्रोनस ASYNC लगाएंगे तो असिंक्रोनस फंक्शन हो जाएगा, एक असिंक्रोनस फंक्शन। और फंक्शन का नाम क्या रखना है वो सोच लीजिए। तो हम यहाँ पे इसका नाम रखते हैं कनेक्ट डीबी। नाम कुछ भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके पैरामीटर में कुछ पास करने की जरूरत नहीं है, बस कर्ली ब्रैकेट। अब कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि हमको कनेक्शन में बार बार एरर आ सकता है, इसलिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का इस्तेमाल करेंगे, ट्राई कैच। तो ये कैच में जो एरर आना होगा आए। ट्राई में क्या करना है, कनेक्शन करना है। तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, अवेट लगाएंगे। इसका मतलब होता है प्रॉमिस। हम प्रॉमिस करते हैं, जावास्क्रिप्ट कह रहा है कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको कनेक्शन प्रोवाइड कर देंगे, तो अवेट, ठीक है। बाद में करेंगे लेकिन कर देंगे, ठीक है। मंगोज डॉट कनेक्ट, ये फंक्शन का नाम है। और इसके अंदर में आपको वो यूआरएल डालना है। ऑफकोर्स यूआरएल तो डॉट ENV फाइल में है, तो वहां से यहाँ लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए या डायरेक्ट एक्सेस करने का तरीका बड़ा आसान होता है। क्या तरीका देखो, प्रोसेस, देखिए एक ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट आपके पास मिलता है, प्रोसेस डॉट ENV डॉट, और उसके बाद जो नाम रखा था मंगो DB URI ये लिखा था। ये नाम को कंफर्म कर लो, क्योंकि नाम गलत हुआ तो सब गलत हो जाएगा। ये वाला नाम यहाँ डाल देना। मतलब प्रोसेस जो प्रोजेक्ट है मेरा, उसके अंदर जो ENV फाइल है, उसके अंदर जो, तो ऐसे एक्सेस कर लिया, तो वो मुझे कनेक्शन इस्टेब्लिश करके देगा। अगर कनेक्शन हो जाए तो एक तो कंसोल करके दो बढ़िया सा, कनेक्टेड टू MongoDB ऐसा मैसेज आना चाहिए। और कैच में क्या करना है, अगर एरर आ गया तो हमको कंसोल करके बताओ कि क्या एरर आया है। तो कंसोल डॉट एरर कर देते हैं हम, ठीक है। डॉट एरर होता है कि नहीं, ई डॉट मैसेज, ई डॉट मैसेज। तो जो एरर मैसेज है मुझे दिखा दो, जो भी एरर है वो मुझे बता दो। तो ये कनेक्शन को जहां इस्तेमाल करोगे, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, तो यानी इंपोर्ट वहां करेंगे जहां इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम अपना प्रोजेक्ट को डिजाइन करेंगे, सारा काम करेंगे, ये सेटअप हो गया है। अब हम लोग को प्रोजेक्ट में अपना काम शुरू करना चाहिए। तो प्रोजेक्ट में हम इंसर्ट करेंगे और कॉल करेंगे। तो इंसर्ट करेंगे तो अपने आप कनेक्शन काम करेगा और डेटाबेस में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करने के लिए एक कॉम्पोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट फोल्डर का नाम है बेसिकली, तो हम यहाँ पे देखेंगे कंपोनेंट्स स्लैश, और यहाँ लिखते हैं इंसर्ट फॉर्म डॉट JSX। तो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर में क्या बन गया, इंसर्ट फॉर्म डॉट JS, ठीक है। अब हम लोग इसमें RAFC लगाएंगे तो क्या होगा, शॉर्ट हैंड में मेरा कंपोनेंट बनके तैयार हो जाएगा। इंसर्ट फॉर्म नाम रख लेते हैं। आप लोग सब देखिए, इसको वीडियो देखकर ही बना लीजिएगा आराम से, लेकिन ध्यान पूरा इधर रखिए ताकि थोड़ा थोड़ा तो समझ में आए। जो हम लोग कर चुके हैं वो तो समझ में आए। तो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट फॉर्म बना रहे हैं जो मुझे इंसर्ट करना है। मेरे पास जब हम लोग को अपने डेटाबेस के साथ काम करना है, तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए माइंड में कि हम कैसा डेटा बेस रखेंगे, उसके अंदर कॉलम्स क्या क्या होंगे। तो हम अपना जो डेटा रखने वाले हैं वो नेम और कॉन्टेक्ट, दो ही कॉलम है, इसीलिए हम यहाँ पे मॉडल बनाएंगे। सबसे पहले ये बता देते हैं आपको कि मॉडल बनेगा कैसे। तो सिंपल है, बहुत आसान तरीका। ऐप फोल्डर के अंदर में आप एक बाहर भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई दिक्कत कि आप बाहर नहीं बना सकते, बाहर भी बना सकते हैं। तो बाहर भी बना सकते हो और अंदर भी बना सकते हो। फोल्डर का नाम मॉडल रख लेते हैं, जितना मॉडल आएगा सब इसमें बना लेंगे। जितना मॉडल बनाना होगा सब यहाँ बना लेंगे, आराम से बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर मॉडल्स नाम का फोल्डर बना लिए ताकि हम लोग अपना मॉडल बना सके। अब मॉडल में क्या डेटा डालना है हमको, यहाँ पे हम लोग है ना नेम और कॉन्टैक्ट डाल दें। तो हम समझ सकते हैं कि नेम कॉन्टैक्ट क्या है, कॉन्टैक्ट्स है या यूजर का इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी नाम मॉडल का रख लो। तो हम यहाँ पे यूजर मॉडल लिख देते हैं। फाइल का नाम ऐसा रख रहे हैं जिससे पता चल जाए क्या है, यूजर मॉडल डॉट JS, ठीक है। तो हमारा ये जो मॉडल का नाम होगा क्या होगा, यूजर रखेंगे नाम, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले मॉडल बनाने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है मंगूज को। ये मंगूज में मॉडल बनता है, मंगो DB में मॉडल नहीं बनता है। तो हम लोग मंगूज के वेबसाइट पे जाते हैं और सीखते हैं कि कैसे यहाँ पे स्कीमा बनाते हैं। बहुत सिंपल सेटअप समझो, कनेक्शन हो गया, उसके बाद हमको स्कीमा तैयार करना है।
स्कीमा यहाँ से देखकर तैयार करना है कैसे बनता है, उस स्कीमा के बिहाफ में उसका मॉडल बनाना पड़ेगा, और मॉडल को यूज करना है अपने इंसर्ट कॉलिंग डिलीट में। ठीक है, तो पहला स्टेज क्या था, हम लोग कनेक्शन कर लिए। दूसरा स्टेज क्या है, स्कीमा बनाना है। कैसे बनता है स्कीमा, यहाँ पे उदाहरण है, यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। आपको क्या करना है, स्कीमा को इंपोर्ट कर लेना है, जो नाम रखना चाहते हैं रख लो। न्यू लगाकर, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ये, न्यू लगाकर इसको ऑपरेट करो। अंदर में एक ऑब्जेक्ट पास कर दो। ऑब्जेक्ट में वो कॉलम सबका नाम बताओ, जो कॉलम तुमको डालना है उसका डेटा टाइप बता दो, दैट्स इट। और उसके बाद इसको स्टोर कर दो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है और आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या किया, इंपोर्ट मॉडल मंगूस कर लिया। दूसरा काम क्या करना है, एक वेरिएबल बनाकर उसका स्कीमा का नाम रखना है। तो हम यूजर स्कीमा बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा, यूजर स्कीमा। जो नाम करो उसके बगल में उसका नाम बता दो। यूजर मॉडल मतलब यूजर का मॉडल, यूजर स्कीमा या नहीं यूजर का स्कीमा। तो नाम से ही डिस्क्रिप्टिव हो गया है ना। तो हम लोग यहाँ पे न्यू कीवर्ड लगाए, और न्यू कीवर्ड लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे मंगूस डॉट स्कीमा। मंगूस के अंदर है स्कीमा, इसलिए मंगूस डॉट स्कीमा, और इसके बाद छोटी ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट बनाकर ऑब्जेक्ट पास करना। ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा, कौन कौन सा कॉलम होगा, तो हमको क्या क्या चाहिए, नेम। डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। तो कर्ली ब्रैकेट में आप टाइप स्ट्रिंग भी बता सकते हो, ऐसे टाइप स्ट्रिंग ऐसे बता सकते हो। ठीक है, या फिर डायरेक्ट एक्टिव स्ट्रिंग ये बताना है तो आपको स्ट्रिंग लिख देना है, ऐसे दोनों तरीके आपके पास। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, आप धीरे धीरे बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे इसके साथ। कॉन्टैक्ट दूसरा कॉलम है, उसमें भी क्या चाहिए अपने को, स्ट्रिंग, तो डाल दीजिए इसे, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों डेटा टाइप आपका दिमाग में क्या बन गया, एक टेबल बन गया जिसमें दो कॉलम है। आपको एक चीज नहीं बनाना है, वो है आईडी। आईडी अपने आप बनाता है MongoDB, इसलिए आपको इसको टच करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही किया हुआ है। अगर आपको लगता है नहीं आपका टाइप ज्यादा है या इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, तो आपको कर्ली ब्रैकेट में टाइप और उसके बाद में स्ट्रिंग। मतलब कहने का ये है कि अगर आप चाहते हो कि रिक्वायर्ड ट्रू हो, तो ऐसी चीजें करनी चाहते हैं, तो फिर आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है, टाइप लिखना है और उसमें स्ट्रिंग डाल देना है। ठीक है, और उसके बाद आप रिक्वायर्ड ट्रू कर सकते हो, मतलब इन्फॉर्मेशन एक से ज्यादा है तो आपको ऑब्जेक्ट में पास कर लेना। दोनों करके दिखा देते हैं, देखो। तो हम नेम को रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया, ये वाला को ऐसे छोड़ देते हैं, थोड़ा थोड़ा आप कंफर्टेबल होंगे धीरे धीरे। इसके बाद आपको सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर टाइम स्टाम्प ट्रू कर देने से क्या होगा, टाइम स्टाम्प ट्रू अगर आप कर देंगे तो इससे क्या होगा, डेट टाइम भी जाएगा, कब आपको आपने इंसर्ट किया था। तो वो सेकंड पैरामीटर में डाल देना है, इस वाले स्कीमा वाले फंक्शन में। ये देखो, फर्स्ट पैरामीटर में ये है और सेकंड पैरामीटर में ये, दैट्स इट। अब आपको यहाँ से एक्सपोर्ट, यहाँ पे स्कीमा आपका तैयार हो गया। स्कीमा से क्या बनता है, मॉडल बनता है। स्कीमा मॉडल यूजिंग स्कीमा। स्कीमा मतलब ढांचा और कुछ नहीं। तो ढांचा ऊपर तैयार कर लिए, लॉजिकल ढांचा है, लॉजिकल तरीके से तैयार किए। हम लोग जब DBMS पढ़ते हैं तो स्कीमा पढ़ते हैं 3 लेयर का होता है ना, पढ़े 3 लेयर के DBMS में टॉपिक में होता है, वही स्कीमा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली स्कीमा से हम लोग क्या बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देख लो, बहुत आसान है, कोई इश्यू नहीं है इसमें बनाने में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल सपोज कर लेंगे, कॉन्स्ट मान लो यूजर, ठीक है, जो एक्सपोर्ट करना है हमको। और उसके बाद हम लिखेंगे, ये मंगो डीबी में चेक कर लो, देखो हो सकता है कि पहले से यूजर नाम का, ये पहले से यूजर नाम का क्या हो सकता है कि मॉडल हो, नया नहीं बना है। तो हम लोग लिखेंगे, अगर मंगो डीबी के मॉडल्स में यूजर नाम का अगर पहले से मॉडल है तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगर नहीं है तो हम क्या जानते हैं, ये वाला फॉल्स होगा तो वो और में काम करता है, दो और ऑपरेटर। तो अगर नहीं है तो क्या करो, मंगोज डॉट मॉडल्स, मॉडल मंगोज डॉट मॉडल, उसमें बना लेना है, मतलब नया बना लेना है। ठीक है, मंगोज डॉट मॉडल, मॉडल्स नहीं, मॉडल एस नहीं, और इसमें इसका नाम क्या होगा वो बता दो। तो नाम होगा यूजर, और किस स्कीमा में बनेगा, तो यूजर स्कीमा जो ऊपर में बना हुआ है। देखो ये यू कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं थी इसकी, नहीं तो ये ऑब्जेक्ट जैसा बन जाता है। तो यूजर स्कीमा, दैट्स इट। तो जो भी मिले वो एक्सपोर्ट कर दो। क्या मतलब हुआ, अगर पहले से बना होगा तो ये एक्सपोर्ट होगा, और अगर अभी बनाना होगा तो ये एक्सपोर्ट होगा, दैट्स इट। तो हम लोग ये प्रोसेस से कनेक्शन, सॉरी, मॉडल बना के कंप्लीट कर दिया। हो गया यहाँ पे मॉडल तैयार। अब हम लोग अपना इंसर्ट फॉर्म का तैयारी करते हैं। इंसर्ट फॉर्म में डिजाइन देना है हमको, काम करना है इसके ऊपर, यानी फॉर्म को इंसर्ट करना आना है, फिर कॉलिंग कराना है, ये सारी चीजें हैं। कंपोनेंट एक और बनेगा जिसका नाम होगा कॉलिंग डाटा डॉट JSX। ठीक है, तो कॉलिंग डेटा और इंसर्ट दोनों को तैयार करेंगे। दोनों तैयार होंगे कहाँ आएगा, पेज डॉट जेएस के पास, बिल्कुल सही। तो पेज डॉट जेएस के पास आएंगे, सॉरी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होना चाहिए, ध्यान रखना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। यहाँ पे मेरे पास एक डिवीजन होगा, डिव
क्लास नेम W-3/12, इसमें इंसर्ट डाल देंगे, मतलब पैरेलल हम डाल रहे हैं, ठीक है, इसमें इंसर्ट फॉर्म डाल देंगे। और जो रेस्ट पार्ट बचेगा, क्लास नेम Flix1 भी कर सकते हो, जो रेस्ट पार्ट बचेगा उसमें कॉलिंग कॉलिंग डाटा। ये क्या हो गया, कॉलिंग डाटा एक्सपोर्ट नहीं, अच्छा इसमें बना ही नहीं था। देखो, कॉलिंग डाटा, डेटा बाद में भरना है, पहले हमको इसको कॉल वॉल करके स्ट्रक्चर में ला देना। कॉलिंग डाटा आ गया, तो ये हो गया मेरा डेट। ये क्लास नेम फ्लिक्स फ्लिक्स-1 एच डैश स्क्रीन, ठीक है, जो भी हमको देना है वो सब दे सकते हैं। चलिए इंसर्ट का फॉर्म को काम कंप्लीट में लेते हैं जल्दी से। एक फॉर्म का टैग होगा, देखिए एकदम पीएचपी की तरह काम करता है। फॉर्म का टैग होगा, मेथड पोस्ट होगा, फॉर्म का टैग होगा, मेथड पोस्ट होगा, और इसके अंदर में इनपुट टाइप होगा क्या, नेम और कॉन्टैक्ट। नेम और क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्टैक्ट, और सबमिट बटन होगा, और क्या होगा, ठीक है, टाइप में टेक्स्ट, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर टेक्स्ट होगा। तो ये मेरा फॉर्म बन गया, और जो कॉलिंग है वो क्या करना है हमको, वो एक्चुअल में टेबल बनाना है। तो चलो कॉलिंग में करते हैं, H2 में लिख देते हैं कॉलिंग डेटा, ठीक है, और यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। टेबल का क्लास टेबल W-full बॉर्डर, और यहाँ पे टी हेड, बिना टी हेड के मत बनाना रिएक्ट में टेबल, नहीं तो वो रिक्वायर्ड है यहाँ पे। टी एस जेएसएक्स में ये टी हेड टी बॉडी लगाना रिक्वायर्ड हो जाता है, ठीक है, तो ये ईमेल नहीं, सिर्फ नेम और कॉन्टैक्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर टी बॉडी पे आ जाएगी, टी बॉडी जो टी हेड के बाद बनेगा, और इसमें डमी डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरा खाली इंस्पेक्ट करने के लिए, हाँ सब कुछ ठीक काम कर रहा है, npm रन दे, प्रोजेक्ट स्टार्ट। अब देखिए आपके सामने क्या होने वाला है। तो हम लोग डिजाइन में सीएसएस उतना नहीं किए हैं, बस अपना डेटाबेस काम कर जाए, आज का इतना ही काम रहेगा। ये मेरा आईपी एड्रेस है, इसको रन करते हैं। प्रोजेक्ट रन हो चुका है, देखो यहाँ पे फॉर्म आ रहा है और यहाँ पे सबमिट बटन आ रहा है, और ये है कॉलिंग का जगह, बट ये दिख रहा है अच्छा नहीं, तो हम इसको कर देते हैं अच्छा फटाफट। सबसे पहले इंसर्ट वाला फॉर्म में आएंगे, और इसमें यहाँ पे डिव में एक बात कहेंगे, वो ये है कि हमको Flix-1 चाहिए, और थोड़ा बीजी डैश वाइट कलर का चाहिए, राउंडेड थोड़ा चाहिए, एक्सेल, ठीक है। और दूसरी बात ये कहनी है इस क्लास में लगाकर कि मार्जिन बॉटम, सॉरी फ्लिक्स फ्लिक्स डैश कॉलम होगा, गैप चाहिए अपने को, गैप पाएंगे, एक दूसरे के नीचे आ जाएगा, ठीक है। और जो बटन है सबमिट, उसमें डिजाइन करना है हमको थोड़ा सा क्लास लगा के, बीजी बीजी डैश टेल कलर, टेक्स्ट कलर वाइट, PX3, ठीक है। और मुझे मेन जो बॉक्स है ये वाला, इसमें थोड़ा पैडिंग वेडिंग चाहिए, P-10, तो वो थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाएगा, सब आ गया। और यहाँ पे थोड़ा गैप चाहिए, तो ये इनपुट में जाएंगे, इसमें और इसमें साथ में करना है, तो इसलिए कर्सर एक साथ लगा देते हैं। क्लास नेम बॉर्डर चाहिए, और PX चाहिए, Py2 चाहिए, और थोड़ा राउंडेड चाहिए, और देखो, और जो बीजी वाइट लगाए थे इसमें पेडिंग चाहिए, हो गया। तो ये मेरा इंसर्ट का जगह हो गया, हम ज़्यादा इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। और कॉलिंग में तुम्हारा, कॉलिंग में भी चाहिए ऐसा ही कुछ, क्लास नेम P-10 चाहिए, आगे अंदर, और इसमें जो बीजी कलर है वो वाइट कर देते हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कलर अलग दिखता है इसलिए, ठीक है। तो ये दोनों को गैप कंसिडर मिलेगा हमको यहाँ पे से, गैप गैप 10 दे देंगे, तो आपस में थोड़ा दूरी बन जाएगी, बन गया। इसका भी बॉर्डर राउंडेड कर देते हैं, यानी कॉलिंग में राउंडेड एक्सेल कर देते हैं, तो इसके बाद ये कर्व हो जाएगा। और जो कॉलिंग डेटा लिखा हुआ है इसको थोड़ा साइज में बड़ा करने के लिए क्लास नेम लगाते हैं, और यहाँ टेक्स्ट डैश 3XL, और फॉन्ट डैश सेस, जो भी तुमको करना है वो सब कर लो। फॉन्ट फैमिली थोड़ा सा मोटा करना है तो सेमी बोल्ड, और मार्जिन बॉटम थोड़ा सा, ताकि नीचे थोड़ा अलग हो जाए। ये है टेबल मेरा, बट टेबल के जो TH होता है उसमें बॉर्डर लगाना जरूरी हो जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो क्लास नेम बॉर्डर P3 चारों तरफ से आ जाएगा, देखो, ठीक है। तो मेरा कॉलिंग इंसर्ट का जगह ये बन गया, कॉलिंग का ये जगह बन गया। अब हम लोग डेटाबेस के साथ काम कर लेते हैं।
सुनिए बहुत ध्यान से, नेक्स्ट जेएस में नया फीचर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जेएस में इंसर्ट कराने के लिए एक बहुत बेहतरीन तरीका लॉन्च हो चुका है इससे पहले वाला वर्जन में सितंबर 2023 में। तो उसी फीचर को हम लोग यूज करेंगे, जो ऑन क्लिक वाला फीचर है वो हटा दो। ठीक है, ये काम करता है हमेशा सर्वर कंपोनेंट में, क्लाइंट कंपोनेंट में काम नहीं करता है। तो आपको ध्यान में रखना है इस बात को कि सर्वर कंपोनेंट में काम करता है तो सर्वर कंपोनेंट में ही बनाना है इसको। क्या करना है, इसको बोलते हैं, इसको यहाँ पे बोलते हैं सर्वर एक्शन। ठीक है, नाम क्या है इसका, सर्वर एक्शन। इसके थ्योरी पार्ट को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभी हम थोड़ा एक बार इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये है सर्वर एक्शन। ये बेसिकली एक फंक्शन है जिसके ऊपर यूज सर्वर लिखा हुआ होता है, मैंडेटरी है। तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या करने वाले हैं, कॉन्स्ट, इसका नाम रखते हैं इंसर्ट डाटा। ठीक है, और यहाँ पे असिंक्रोनस जरूरी है, ध्यान रखना है, सर्वर एक्शन असिंक्रोनस में ही बनेगा और जो फॉर्म डेटा होगा वो यहाँ पास हो जाता है पैरामीटर में। ठीक है, और इसके अंदर में पहला लाइन जो लिखा रहेगा वो होगा यूज सर्वर। जैसे यूज क्लाइंट लिखते हैं, तो देखो उस फंक्शन को पहचानना है कि कौन सर्वर एक्शन है, बड़ा आसान है। क्या करना है, यूज सर्वर देखना उसमें लिखा हुआ है कि नहीं है, और वो असिंक्रोनस है या नहीं है। अगर ऐसा है, मैं यहाँ पे कंसोल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग फॉर्म डेटा को प्रिंट कर लेते हैं ताकि तुमको समझ में आए। तो जब हम लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे, इसमें फॉर्म टैग जरूरी होता है। जब हम लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमारा सारा डेटा फॉर्म का पीएचपी की तरह, जैसे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में जाता है, वैसे यहाँ फॉर्म डेटा में चलाएंगे। अब हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सुनिए, ये जो एक्शन देख रहे हैं ना आप, एक्शन ये खाली नहीं छोड़ना है। यहाँ पे एक्शन में इंसर्ट डाटा पास कर देना, दैट इज द फंक्शन। तो आपका इसी का, इसके लिए इसका नाम क्या है, सर्वर एक्शन। सर्वर क्लाइंट है, एक्शन में डालते हैं इसलिए इसका नाम रखा गया सर्वर एक्शन। इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम आपके सामने। जब सबमिट बटन दबाएंगे तो ये वाला फंक्शन चलेगा, और ये वाला फंक्शन क्या करेगा, मुझे प्रिंट करेगा मेरे डेटा को। मैं चेक करता हूँ, देखो सर्वर साइड का डेटा प्रिंट होता है वो यहीं पे प्रिंट होता है, और जो क्लाइंट साइड का प्रिंट होगा वो ब्राउजर में प्रिंट होगा। तो कंसोल दोनों जगह है, यहाँ पे भी है। हम डेटा यहाँ भर रहे हैं, देखो शादिक लिखा और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर डाला, सबमिट करते हैं, देखो यहाँ पे डेटा आ गया डेटा। इसका मतलब है मेरा सर्वर एक्शन अच्छे से काम कर रहा है। अब हम लोग को ये डेटा को उठाकर कहाँ भेजना है, डेटाबेस में भेजना है, राइट। कहाँ भेजना है, डेटाबेस में भेजना है। तो ये हम लोग को, मेरा काम है यहाँ से डेटा को डेटाबेस तक भेजना। सबसे पहले क्या करना होगा हमको, यहाँ पे अवेट लगाकर कनेक्शन को बुला लेना है। कनेक्ट डीबी याद है जो मैंने बनाया था। अवेट क्यों लगाना है, क्योंकि वो असिंक्रोनस है। तो जो भी फंक्शन असिंक्रोनस होता है उसको कॉल करने के लिए आगे अवेट कीवर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आगे का काम क्या है, हमको अपना डेटा को एक इंफॉर्मेटिव बना लेना है। जैसे हम लोग ऐसे डेटा इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बना रहे हैं और उसमें एक ऑब्जेक्ट पूरा बना रहे हैं, और उसमें डेटा बता रहे हैं कि देखो नेम का जो कॉलम है उसमें फॉर्म डॉट डेटा, फॉर्म डॉट डेटा वही है, उसमें डॉट गेट मेथड लगाकर उसका नाम लिखोगे। इसका जो नाम है ये किसका नाम है, ये इनपुट टाइप का नेम। ठीक है, यहाँ पे नेम और यहाँ पे कॉन्टेक्ट। तो मेरे पास एक डेटा आ गया प्रॉपर, मैं कंसोल करके दिखा देता हूँ आपको। प्रॉपर डेटा आ गया जो कि ऑब्जेक्ट बन चुका है। अभी जो डेटा आया था वो सिंबल डेटा टाइप में आया था, देखो अभी जो डेटा आया था वो किस डेटा टाइप में आया था, सिंबल में आया था। यहाँ पे सिंबल में ना चाहिए हमको, ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रॉपर ऑब्जेक्ट चाहिए। मैं दोबारा डेटा को रिफ्रेश सबमिट कर रहा हूँ, देखो इस बार डेटा किस में आया, ऑब्जेक्ट में आया, सिंपल ऑब्जेक्ट में आया। तो सिंपल ऑब्जेक्ट को हम लोग अब डेटा इंसर्ट करने में लगा देंगे। कैसे लगाएंगे वो सीखो। अब मेरे पास तो कंसोल करके देख लिया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कन्वर्टिंग डाटा इन प्लेन ऑब्जेक्ट, जेएस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, एस्टैब्लिश कनेक्शन विथ मंगो डीबी, मंगोज एंड मंगो डीबी। ठीक है, तो ये जो लाइन लिखा है इससे क्या हुआ, कनेक्शन वहां से बना हुआ है वो आ गया, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, मतलब कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। ये वाला काम क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट में। आप डायरेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए इसको अलग कर रहे हैं। इसके बाद आपको बुलाना पड़ेगा अपना मॉडल, क्योंकि आपको इंसर्ट हमेशा किससे करना है, मॉडल से करना है। मॉडल का नाम क्या था, यूजर मॉडल। आपको यहाँ पे एक वेरिएबल बनाकर कॉल कर लो, यूजर इज इक्वल टू यूजर मॉडल। देखो एक्सपोर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, अच्छा यूजर ही नाम था, सॉरी, यूजर मॉडल फाइल से यूजर आएगा, इंपोर्ट हो गया। देखो ये मैं दिखा देता हूँ तुमको, ये देखो कहाँ से आ रहा है, यूजर मॉडल से इंपोर्ट हो रहा है। क्या नाम है, यूजर। तो ये जो यूजर आ रहा है मेरे पास, इसको छोड़ो, हम इसको किसी वेरिएबल में डालेंगे डॉट। अब हम इसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं आगे फर्दर फंक्शन के साथ, लेकिन हमको जानना पड़ेगा कौन कौन सा फंक्शन किस काम के है।
तो इसके लिए आप आराम से MongoDB का वेबसाइट देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए मॉडल लिखा हुआ है। मॉडल में आप एक एक चीज देख सकते हैं कि कैसे मॉडल बनता है, डिजाइन कैसे होता है, वो सारी चीजें। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ जाइएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना, रिट्रीव करना, कॉल करना, सब सीख सकते हैं। और यहाँ देखिए डिलीट वन, है ना, अपडेट मैनी, ऐसे कई सारे क्वेरीज होते हैं। तो ये सारे क्वेरीज को फाइंड वन खोजना है तो इस तरीके का बहुत सारा क्वेरीज होता है, जैसे इंसर्ट करना, डिलीट करना, रिप्लेस करना, ये सारा फंक्शन यहाँ देखो, सारा फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे बट धीरे धीरे। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट करना सीखेंगे। तो इंसर्ट कैसे होगा और डिजाइन मतलब डेटा इसके अंदर कैसे डाल सकते हैं वो देखेंगे। तो हम यहाँ पे सर्च करके दिखाते हैं आपको, देखिए। सर्च कर सकते हैं क्रिएट। तो जब आप क्रिएट को सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड जितना भी आर्टिकल है वो आ जाएगा, है ना, आ गया। देखिए, तो ये आपको एक एग्जांपल दे रहा है। आपका जो अवेट लगाना है आपको आगे, ये आपका क्या नाम है, मॉडल का नाम है डॉट क्रिएट, और क्रिएट में क्या पास करना है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट पास करना है और आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। मैं चेक करा देता हूँ आपको, देखिए। ये आपका कौन है, यूजर है, इसके आगे क्या लगाना है, अवेट। देखिए असिंक्रोनस तो पहले से है, अवेट। ठीक है, आपका मॉडल का नाम क्या है, यूजर डॉट, आपको लिखना है क्रिएट, और इसमें क्या पास कर दीजिएगा, डाटा। ध्यान रहे ये जो की का नाम है, ये आपके मॉडल में सेम नाम होना चाहिए, नेम कॉन्टैक्ट, ये नाम सेम है। अगर सेम नहीं है तो गड़बड़ होगा, क्या बोलेगा कि वो डेटा नहीं इंसर्ट हो पा रहा है। देखिए, नेम कॉन्टैक्ट इंसर्ट हो गया। इंसर्ट होने के बाद एक बढ़िया सा मैसेज दे दे या पेज रीडायरेक्ट कर दे, रिफ्रेश कर दे, दोनों से में से कुछ भी एक करवा सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे रीडायरेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। रीडायरेक्ट एक फंक्शन है जो पहले से ही नेक्स्ट जेएस के पास है। आपको इंपोर्ट करना है नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन से। नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन से इंपोर्ट कर लीजिए और कहाँ जाना है वो बता दीजिए, रीडायरेक्ट होना है। तो ये आप आराम से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये होम पेज को रिफ्रेश कर देगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट समझ गए ना आप, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इन मंगोडीबी, मंगो डीबी डेटाबेस। ठीक है, और ये है रिडायरेक्ट का काम। तो रिडायरेक्टिंग आफ्टर क्रिएशन। ठीक है, तो इंसर्ट होने के बाद क्या हो रहा है, रिडायरेक्ट हो रहा है। लेट्स वी चेक सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं आता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार पेज को, डेटा डालता हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर डालता हूँ और सबमिट करता हूँ। अभी कोई एक्शन नहीं हुआ, रिफ्रेश वाला भी एक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। आप जाइए मंगो डीबी के पास, यहाँ कनेक्ट कीजिए, कंपास खोला, कनेक्ट कीजिए। यहाँ से वहां तक में जो आपने नाम रखा था वो है क्या, क्या नाम रखा था, एक्चुअल में नाम ही नहीं रखा था, गलती कहाँ बताते हैं, ईएनवी में। जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे तो यहाँ डेटाबेस का नाम स्लैश देके लिखना पड़ता है। तो फोन बुक, ये है आपका डेटाबेस का नाम। तो आपको ना यूआरएल स्लैश फोन बुक, तो आपको कहा तो जब नाम नहीं लिखेंगे ना तो टेस्ट में चला जाएगा, देखो टेस्ट में, देखो आ गया। तो जब नाम नहीं लिखेंगे तो नया डेटाबेस का नाम क्या होगा, टेस्ट होगा। हालांकि हम हटा देते हैं, डिलीट मार देते हैं, हमको नहीं चाहिए, हम चाहते हैं एकदम फ्रेशली आ जाए। तो मैं दोबारा सबमिट करता हूँ इस बार। लेकिन इस बार पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, क्योंकि प्रोजेक्ट रिफ्रेश करना जरूरी होगा, नहीं तो हो सकता है पुराना वाला कोड काम करने लगे। इस बार देख चेक करने के लिए रिफ्रेश बटन दबाना पड़ेगा। देखो यहाँ फोन बुक कहीं आया, नहीं आया। मतलब मेरा जो कनेक्शन है एक्चुअली में, कनेक्शन में जो मैंने चेंजेस किया ये वाला, ये चेंजेस अभी तक एप्लीकेंट नहीं हुआ। अच्छा, लास्ट में स्लैश भी लगाना होता है। देखो ये अभी रिलोड हुआ था, रिलोड हुआ, अब एप्लीकेंट हो जाएगा। तो मैं इसको जाके एक बार दोबारा इंसर्ट करूंगा और ये हमको इनवैलिड बता रहा है। हाँ, अपने से बन जाएगा, बनाना नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, मैं इसको सही कर लेता हूँ। जब तक गड़बड़ डेटा नहीं देंगे तब तक काम नहीं करेगा। फोन बुक स्लैश यूजर, एक मिनट, वो बन तो गया था ना, तो उसे डिलीट मारना पड़ेगा। ये यहाँ पे ना जो बना हुआ है पहले से, उसको डिलीट मारना। ये ड्रॉप कर रहे हैं हम, इसमें टेस्ट लिखूंगा। ठीक है, तो छोटी सी माइनर सी गलती क्या है कि आपको डेटाबेस लास्ट में यहाँ पे ऐड कर देना है, और कुछ नहीं करना है। आपका यूआरएल तैयार है, एक बार आप सर्वर को क्लोज कर लीजिए सेफ्टी पर्पज से, नहीं तो पुराना कोड ही चलने लगता है, कैश में होता है। नया डेटा चेंज हो गया, देखिए। वापस से पेज को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए और इंसर्ट करिए। यहाँ से पेज रिफ्रेश होगा, वेट कीजिए रिफ्रेश होने का, क्योंकि जब आप ऑफ करके ऑन करेंगे तो आपको 30-35 सेकंड लग जाता है। तो 30-35 सेकंड को आपको वेट करना होगा। देखिए 8 सेकंड में हुआ है, 8 सेकंड में कंपाइल हो गया। वो दिखा देता है टाइम कितना सेकंड लगा है। मैं इंसर्ट कर रहा हूँ और देखता हूँ यहाँ पे क्या होता है। हुआ क्या, नहीं आया, क्या एरर आया है,
एक बार एरर भी देख लेना। पोस्ट कनेक्टिंग टू मंगोडीबी सही बता रहा है। पोस्ट इंसर्ट करते हैं दोबारा। पोस्ट, ठीक है, रिफ्रेश। हाँ देखो, फोन बुक रिफ्रेश किया तो आ गया। अब इसमें देखो, चूंकि दो बार इंसर्ट कर दिया तो दो बार डेटा आ रहा है, और उसके अंदर में क्या नाम से है, कलेक्शन यूजर नाम से। मॉडल का जो नाम था वही कलेक्शन यानी टेबल का नाम बन गया, और उसके जो डेटा डाले थे वो देखो। इसमें जो आईडी दिख रहा है तुमको, वो मैंने नहीं बनाया, वो लंबा चौड़ा आईडी जो दिख रहा है वो मंगो डीबी ने अपनी तरफ से दिया है। मंगो डीबी में और माइस्क्ल में अंतर एक ये भी है कि आईडी वन नाम होता है या अंडरस्कोर आईडी नाम होता है, ठीक है। उसके बाद मेरा कॉलम का नाम क्या, नेम और कॉन्टैक्ट। उसके नीचे जो क्रिएटेड अपडेटेड आ रहा है वो टाइम स्टाम्प ट्रू करने की वजह से आ रहा है। तो टाइम स्टाम्प डेटा आ गया, कब अपडेट हुआ था, कब क्रिएट हुआ था। तो डेटा इंसर्ट का जो प्रोसेस है वो मैंने पूरी तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, यही इंसर्ट के पेज में सर्वर एक्शन का इस्तेमाल करके। ये आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद कॉलिंग का काम खत्म करते हैं और आपको दिखा देते हैं। देखिए कॉलिंग करना इससे भी ज्यादा आसान। देखिए कितना आसान। मैं कॉलिंग के वाले कंपोनेंट के आगे असिंक्रोनस लगा देता हूँ, क्योंकि बिना असिंक्रोनस लगाए डेटाबेस को तो नहीं बुला सकते। अब मैं यहाँ पे डेटाबेस को बुलाने जा रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, अवेट, और इसमें कनेक्ट डीबी, जो कि डेटाबेस के कनेक्शन का नाम है। कनेक्ट डीबी, ध्यान रहे ऊपर इंपोर्ट होना चाहिए, अगर इंपोर्ट नहीं हुआ तो वो एरर आएगा। इंपोर्ट हो गया। अब उसके बाद जो रिएक्ट लाइनर की जरूरत नहीं है एक्चुअली। अब आपको कॉलिंग करना है कौन। अब इसमें लिखिए यूजर डेटा, एक वेरिएबल बना लीजिए, अवेट। यूजर मॉडल का नाम है, बुला लीजिए। यूजर मॉडल का नाम है, यूजर कहाँ गया जी, इंपोर्ट होना चाहिए इसे, देखो आ गया। हाँ डॉट। अब देखो फाइंड है, फाइंड एक फंक्शन है जिसका मतलब होता है सारा डेटा को खोजो। अंदर में कर्ली ब्रैकेट खाली छोड़ दिए, इसका मतलब सबको बुला लो। उसमें कंडीशन डालते तो वो वेयर क्लाउज की तरह काम करता है जो माइस्कल में था। तो यहाँ पर ऐसे काम कर गया। अब उसके बाद हमको डेटा लेना है, या तुम चाहो तो कंसोल कर सकते हो, तुम चाहो तो उसको जेएस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो यूजर डेटा है इसको लूप चला देना है। तो ये है आपका लूप का पार्ट। कर्ली ब्रैकेट मारिए और लिखिए यूजर डाटा, जो वेरिएबल आप बनाए हैं उसका नाम यू कैपिटल हो गया। तो ध्यान रहे, ये सब वेरिएबल को कैपिटल करने की जरूरत नहीं है। इज्जत जिसको दी जाती है, यहाँ पे मैप, और यहाँ पे देखो यूजर, और एक की के लिए आइकन, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, राइट, नहीं छोटी ब्रैकेट, नहीं तो फिर प्रिंट हो गया आउटपुट भी नहीं दिखेगा। देखो फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट। अब इस जगह पे वो क्या चाहिए, नाम, कर्ली ब्रैकेट, यूजर डॉट नेम, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो यूजर डॉट नेम, और यहाँ पे क्या चाहिए, यूजर डॉट कॉन्टेक्ट। एक चीज नहीं भूलिएगा, वो है कीज, की या कीज, की और आई, दैट्स इट। नहीं भूलना है इसको, क्योंकि ये आपको लूप में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब आप आपको रिफ्रेश करना है पेज को। देखिए वी गॉट डेटा, बट रिफ्रेश अभी काम नहीं करेगा, मैं बताता हूँ उसके पीछे का रीजन। देखो मैं रिया लिख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ मोबाइल नंबर, सबमिट, डेटा अपडेट। वो हटा नहीं, वो हटा नहीं, रीसेट करना होगा। फॉर्म को क्या करना होगा, खाली करना पड़ेगा। रीसेट कर सकते हैं, रेफरेंस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट मैं अभी यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करना ज्यादा बेहतर समझ रहा हूँ। लेकिन चूंकि पेज रिफ्रेश भी हो रहा है, लेकिन आपको वो रिएक्ट के फीचर की वजह से नहीं दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप डेटा भी फिल करके देख लो, ठीक है। सुमित, और ये डेटा ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे बंद कर देंगे और दोबारा प्रोजेक्ट खोलेंगे तो गायब हो जाएगा। ये तो डेटाबेस है, परमानेंट है, और ये डेटाबेस के इंटीग्रेशन को हम लोग सीखा है। और यहाँ पे काम कंप्लीट होता है आपके इंसर्ट का और कॉलिंग का। मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब